वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल में नहीं आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके बीच में बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का पूरे 30 सेट को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। इसके साथ साथ में आप लोगों के बीच में करंट अफेयर का भी मैं पूरे जो हमारे पास बुक है उससे मैं पूरे करवा दूंगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स, मे भी पॉसिबिलिटी आज 12 बजे रात को आज आप लोग का एडमिट कार्ड के सीटी इंटीमेटेशन शो करेगा। तो चलिए आज का क्लास को देखते हैं, जो कि सेट नंबर 19 को अपलोड पहले कर दिए थे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 22 क्या लिख रहा। और फ्रेंड्स, अगर किसी को पीडीएफ का नीड होगा तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 620047 देखिए 6200654742 होता है। इस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा सेट नंबर 22 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर हम पहला से देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा, उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। देखिए पहला लिख रहा है, एक स्कूल में 2 आयताकार खेत के मैदान है जो आकृति में समान है। यदि पहले खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 224 मीटर और 160 मीटर दी गई है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान की विमाएँ नहीं हो सकती है। तो विमाई का अर्थ होता है फ्रेंड्स आप लोग का, यानी कि कौन सा इसका डायमेंशनल नहीं हो सकती है। तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया है। तो ऑलमोस्टली देखिए एल का आप लोग का वैल्यू दिया 224 लिख रहा है, यानी 224 मीटर लिख रहा। जस्ट लाइक से हम आप लोग का ब्रेथ का लिख रहा है 160 मीटर लिख रहा है। क्लियर है। हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। आई थिंक अगर 224 हम लोग देखें यहाँ पे देखेंगे 224 और 160 का अगर रेशियो लेंगे तो फ्रेंड्स ये 7/5 आएगा। 32 का पारा में कीजिए ना, तो 32 का पारा में 7 टाइम्स आएगा 224 और 160 आएगा 5 टाइम्स में। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखना कौन 7/5 के सूटेबल नहीं है। चलिए ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में अगर आप लोग देखिए तो 168 लिख रहा बाय 120 है। तो इससे अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो 24 से डिवाइड किया तो 24 का पारा में 7 आप लोग का आता है, ये 5 तो 7/5 ये सूटेबल हो गया। नेक्स्ट 273/195 है। तो ऑलमोस्टली ये भी अगर आप लोग कीजिएगा तो 7/5 आएगा और थर्ड भी आप लोग का आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग लास्ट यानी कि डी ऑप्शन को चूज करते देखिए 343/255 है, तो ये आप लोग का संभव नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये सीखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे रेशियो में कौन सा इक्वल नहीं हो रहा 7/5 का। तो और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा ना, तो ये 7/5 के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए x3 - 3x² + 4x - 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले x-5 है ना, तो पूर्णतः विभाज्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग पढ़े होंगे x-5 = क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। अब जहाँ x क्यू वहाँ पे 5 को पुट करेंगे तो 5 पर पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, -3 x का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, प्लस 5 चौक क्या हो गया 20 आ गया, -75 करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 125 आ गया, 25 दिया क्या होता है 75 होता है, प्लस करेंगे 20 - 25। अगर आप लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो और मोस्टली अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा और तो इसका जो राइट आंसर आएगा देखते हैं वो हो ना है। हाँ, तो इसमें आप लोग को वैल्यू देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्लियर है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे बोला क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो जोड़ने के लिए आप लोग कुछ संख्या नहीं पता तो चलिए मान लेते हैं +y = 0 मान लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे 0 मान। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 125 है, ठीक है। ये माइनस -175 -175 तो टोटल 150 है, तो -150 ली देंगे, +20 ली देंगे, प्लस y = 0 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे प्लस y = क्या लिखें 0। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप जंप कर रहे हैं। देखिए 125 में से 150 जाएगा तो ऑलमोस्ट -25 बचेगा, प्लस क्या है 20, प्लस क्या माने थे y = क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से करेंगे -5 + y = 0, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो राइट आंसर अगर देखेंगे ना तो y का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। देखिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बुक में जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई रहता है, इस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर सीखते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। मैं तो सारे क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, साथ साथ जो मेरे पास ट्रिक है उस चीज़ को भी बताता हूँ और जीएस के क्वेश्चन को पूरे का पूरे ऑपरेशन भी कर देता हूँ। तो आप लोग बने हैं तो बहुत ही आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा।
चलिए देखिए, इफ़ ए बराबर का वैल्यू लिख रहा है 2 और बी का वैल्यू लिख रहा है 3 के गुणनफल 4a + 3b 16a² माइनस 12b प्लस 9b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले 4a है तो 4 कर देंगे, ए के हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 3b, बी के पहले देखेंगे तो 3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले लिखा 16, यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला बेस्ड आ रहा, तो ये जो फार्मूला आप लोग आ रहा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे फोकस करेंगे तो 4a, ये पूरे का फॉर्मूला का देखिए ना, तो ए आप लोग का फॉर्मूला रहा, देखिए ए प्लस यानी कि अगर इसको फोकस करते हैं तो 4a³ यानी कि a³ प्लस b³ का रहा, तो ए के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4a का क्यूब कर देंगे यानी a³ प्लस b³, बी के यहाँ पे क्या लिखा 3b, ये दोनों का क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। अब आई थिंक फ्रेंड्स हम लोग 4 करेंगे, ए का वैल्यू आप लोग के सामने 2 लिख रहा, तो इसका क्यूब करेंगे जस्ट लाइक सेम 3 है, बी का वैल्यू 3 लिखेंगे पर पावर 3 कर देंगे। अब 4 दूनी क्या होता है 8, 8 पर पावर 3 करेंगे तो ऑलमोस्टली फिर 8 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 64 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे 4a पर पावर 3 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना था हम लोग 4a पर पावर 3 था। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो नेक्स्ट था आप लोग का 3b पर पावर 3 था, 3b पर पावर 3 था। अब सॉल्व कीजिए ना, तो 4 के पावर 3 का है 64 लिखेंगे, a पर पावर 3 होगा। क्लियर है। वही 3 का पावर करेंगे तो 27 b पर पावर 3 होगा। अब क्या करेंगे 64 है, 64 है, a का वैल्यू आप लोगों में 2 है तो 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, जस्ट लाइक 27 है। अब b का वैल्यू 3 है तो 3 का पावर 3 का करेंगे 27 आएगा, तो 64 को 8 से गुना करेंगे और 27 को 27 से गुना करेंगे, तो 64 को 8 से गुना करेंगे तो सेम ही था 512 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 27 को 27 से गुना करेंगे तो 729 आएगा। क्लियर है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 512 प्लस 729 करेंगे तो 1241 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवाऊंगा। लिख रहा रनीता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपये की वृद्धि होती है जबकि रनीता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय की अनुपात क्रमशः 5:4 है, तो रनीता की साप्ताहिक आय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले रनीता की साप्ताहिक आय क्या ली, मान लीजिए रनीता है, ठीक है, और ये आप लोग को किसका लेना भास्कर का, तो रनीता का आप लोग देखिए तो 56% लिख रहा, 56 लिख देंगे, और इसका लिख रहा था 42% लिख रहा था, ये दोनों को लिख देंगे। क्लियर है। भास्कर का दोनों को रेशियो निकालेंगे तो 14 × 56 होता है, 14 × 42, आई थिंक 4x × 3x हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा, देखिए यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 की वृद्धि करते हैं तो भास्कर में वृद्धि करें, यानी कि देखिए भास्कर में वृद्धि करते हैं तो इसका अनुपात 5:4 होता है रनीता और इसका, तो रनीता का 4x है तो 4x नहीं देंगे। क्लियर है। अब यहाँ भास्कर में कितना का वृद्धि कर रहे थे, तो वृद्धि कर रहे थे 200 का, तो रेशियो आप लोग बीच में लिख रहा 5/4 लिख रहा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रेंड्स x का देखिए 4 × 16x, यहाँ पे देखिए 16x बराबर लिखेंगे 15x + 1000, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल x का जो वैल्यू आएगा आप लोग को बीच में देखिएगा तो 1000 आएगा। क्या आएगा 1000। हमें निकालना रनीता की साप्ताहिक आयु, तो रनीता के लिए क्या था 4 था, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक आप लोग बीच में जो आंसर आएगा 4000 आएगा। क्या आएगा 4000, तो रुपए जो आएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये तो फ्रेंड्स सरल करना है। सबसे पहले पहला को ऐड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो होपफुली आप लोग 8/4 लाएंगे, सेकेंड को सॉल्व किएंगे तो 9 यानी कि 5/5 लाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर 4/2 कर लाएंगे, यहाँ पे भी किए तो 4/2। अब सॉल्व कर, यहाँ पे 2 आ रहा गुना 1 माइनस कीजिए तो 2 आ रहा। क्लियर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुना यहाँ पे भागा करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे देखिए 2 है 2 गुना 1 यहाँ क्या करेंगे 2, 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा, तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका 1 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। जस्ट लाइक सेम आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। आगे है जीएस का क्वेश्चन, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड अल्टीमेटली इसको याद किए होंगे 1926 में किया गया था, 1926 में, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ बातें करना चाहते इसकी स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिए पंडित ने किया था। आप लोग को मैं पूरा नाम बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले पंडित विष्णु नारायण ने किया था, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पंडित विष्णु नारायण ने
देखिए पंडित विष्णु नारायण ने इसका स्थापना किया था, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। तो देखिए कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक, तो फ्रेंड ये आर्टिकल नंबर अगर आप लोग 30 पढ़ें तो आर्टिकल नंबर 30 यही कहता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी अनुच्छेद 30। देखिएगा अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ खेलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड अनुच्छेद 26 हमारे बीएड के पेपर में आया था। अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग धार्मिक मामले में प्रबंध को उपबंधित किया गया। क्लियर है, यानी कि धार्मिक मामले में किसी प्रबंध को उपबंधित किया गया। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों को क्रियान्वयन के माध्यम, अर्थात आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम लोग रीट जारी करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के में जो रीट जारी होता है आर्टिकल 32 के द्वारा। क्लियर है। और आर्टिकल 2 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 24 के तहत। तो आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में कार्य कराना निषेध है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाले सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा निकोलस, यानी कॉपर निकोलस ने। कॉपर निकोलस ने ही सौर मंडल का भी खोज किया था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो देखिए मैं ट्रिक से याद करता था, ऋणात्मक यानी क्या होता, नेगेटिव होता। देखिए ऋणात्मक यानी क्या होता, आई थिंक नेगेटिव होता ना। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा राज्य का स्पेलिंग एन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए हमेशा ऑप्शन में रहेगा नागालैंड रहेगा। क्या रहेगा, नागालैंड। तो याद रखें नेगेटिव कहाँ हुआ था, देखिए एन से नेगेटिव और जी से भी आ रहा ना, तो नेगेटिव जो हुआ था नागालैंड में हुआ था। तो नागालैंड का जनसंख्या वृद्धि दर क्या था, नेगेटिव में आया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहती, ऋणात्मक रहता। बात करना चाहते कितना था, तो -0.58% रहा था। इस चीज़ को आप लोग को मैं बता रहा हूँ। क्लियर है। चलिए और याद रखिए 2001 से 2011 के अनुसार के दौरान भारत की जनसंख्या दर में जो पूरी वृद्धि हुई थी वह 17.7% की वृद्धि हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था वह मेघालय राज्य में हुआ था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखा गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो देखिए न्यायपालिका के अकॉर्डिंग बोल रहा, तो ऑप्शन पर लिखा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का चुनने का अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक स्वतंत्रता संबंधित विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। क्लियर है। याद रखिए भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था, यानी कि इसमें एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा भारतीय संविधान में शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय होते हैं, यानी शीर्ष न्यायालय क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान किया गया 100 आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में गठन किया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस चीज़ के साथ साथ याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वर्तमान समय भारत के वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि 52वें नंबर के जो CJI बने हैं, CJI बने, इससे पहले 51 नंबर के थे, शायद संजीव खन्ना थे। तो 52 नंबर के बने हैं BB बोबड़े बने। कौन बने, बोबड़े बने। इस चीज़ को याद रखें, बोबड़े बने हैं। इस चीज़ बोबड़े नहीं है, कुछ इसी प्रकार गोरुल करके बने। क्लियर है। चलिए गरुल बने हैं जो कि बौद्ध थे। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो भारत में याद रखिए भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना, तो टोटल भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। और उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर 214 से लेके 232 तक इसका डिस्कस किया गया। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो भारत का पहला हाईकोर्ट था आप लोग 1862 में कोलकाता हाईकोर्ट था। सबसे पहले याद रखिए आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक जो होता है वह अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित होता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए
कमागाटामारू घटना किससे संबंधित है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था ये जो संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, कमागाटामारू की घटना जो हुआ था वह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में घटित हुए थे। क्लियर है? और ये कमागाटामारू नामक जापानी जहाज बाबा गुरुदीप सिंह के संरक्षण में किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, वैसे मैं हिंट्स कर देता हूँ। देखिए मेरे पास तो आंसर रहा था इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। 7 लड़के बैठे हैं गोलाकार मेज में, तो देखिए 2 लड़का हो गया, 2 2 4 हो गया, ये 6 हो गया, इस 7 लड़कों को बैठा देंगे। क्लियर है? आप लोग को अरेंज करना है, सबसे पूरा केंद्र की ओर है। ठीक है? पी क्यू तथा आर के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो पी को हम लोग क्या करेंगे? क्यू और आर का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पी बोला तो पी को हम लोग बीच में ले लेंगे। अब क्यू का और आर का, तो हम लोग क्यू मान लें यहाँ पे आर मान लें। क्लियर है? आर एस जो है आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस जो है ना यहाँ पे ना तो एस हो सकता है, एस यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ लिख रहा है एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भी जो है टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो भी जो है ना टी और यू का, तो हम लोग क्या करेंगे? भी को लेंगे। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स आता है हम लोग भी को यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर है? और अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एस जो है ना आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो एस आप लोग को हो नहीं सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं लेंगे, तो क्यू के बगल में तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एस ले लिए। क्लियर है? तो लिख रहा है एस जो है आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ले लिए। और हम लोग क्या करें? यहाँ पे 2 बच गया, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे आर जब ले लिए तो हम यहाँ पे देखिए भी बोल रहा, भी जो है ना टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो भी टी और यू का, तो टी के लिए तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, रुकिए, पी के बाद क्यू लिए, यहाँ पे एस आप लोग का ठीक होगा। तो यहाँ पे भी को अगर हम लोग हटाते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग का भी रखते हैं। ठीक है? यू अभी था ना, ये यू हो गया, तो यहाँ पे क्या करें? भी लिख देंगे और यहाँ पे टी कर, इस टाइप से आप लोग का सेटल हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लिखा क्यू के ठीक दाईं ओर कौन था? तो फिर क्यू के दाईं ओर कौन था? आई थिंक पी था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिएगा ये रीजनिंग को आप लोग खुद से ये सब सारे क्वेश्चन कीजिए। क्लियर है? क्योंकि देखिए टाइम टेकन हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, आप लोग देख भी रहेंगे वीडियो तो आप लोग बनाते नहीं होंगे। तो चलिए मैं क्या कहता हूँ, जीएस का क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस मैथ्स होता है उसको मैं केवल डिस्कस करूँगा, और रीजनिंग का वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो। व्यक्तियों की एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 10वां और नीचे से 12वां है, तो पंक्ति में कितने अस्थि हैं? तो फिर क्या पढ़ें आप लोग? लेफ्ट प्लस राइट -1 किए होंगे, या फिर अप प्लस डाउन -1 किए होंगे। तो देखिए ऊपर से क्या लिख रहा है? 10वां, तो अप प्लस डाउन 12 है, -1 करिए, तो 32, सॉरी यहाँ पे 22 आ रहा ना ये, हाँ तो 22 यहाँ पे आ रहा, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर आएगा 21 इज द राइट आंसर। पारक्रम की प्रक्रिया में अनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा जीवाणु भोजी द्वारा होता है। क्या होता है? जीवाणु भोजी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हृदय चक्र के दौरान समआयतनिक संकुचन चरण में क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा सभी वाल्व बंद होते हैं और नीले दाब बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आ चुके हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पे। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर प्रयास करूंगा, ताकि मैथ्स को बनाने से थोड़ा सा लगता है कि कंपटीशन की भावना है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो लिख रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसे 192.20 अधिक में बेचा जाता है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं सीपी। तो सीपी आपके पास कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे 100 मान लेंगे। क्लियर है? अब इसे 16% कम पे बेच रहा, तो हम लोग एसपी अगर निकालेंगे 16% कम करेंगे तो ये आप लोग क्या हो गया 84% हो गया। क्लियर है? अब लिख रहा है यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो फ्रेंड्स यहाँ से 115 यानी कि 100 में से क्या करें 115% लाभ हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिख रहा यहाँ पे हम लोग 115 मत कीजिए, यहाँ पे आप लोग कीजिए, लिख रहा है इतना में, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे लिखेंगे 115 लाभ हुआ होता। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे। आई थिंक 115 में से 84 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा 31% बचेगा। तो 31% का वैल्यू आप लोग के बीच में जो लिख रहा 192.20 लिख रहा। क्लियर है? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें यहाँ से विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालेंगे, तो यानी 84% का वैल्यू निकालेंगे। तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 31% का अगर वैल्यू निकालें, हम लोग डायरेक्टली 84 का निकालते हैं। तो डायरेक्टली एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं,
देखिए 84% का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वैल्यू क्या था 192.20 था ना, 84 का निकालना था तो 84 करेंगे, बाय क्या करेंगे 31 लिखेंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो आप लोग का जो रुपये आएगा सबसे पहले आएगा 520 रुपये 80 पैसा आएगा, 520 रुपये 80 पैसा आएगा। अब वस्तु का नया विक्रय मूल्य निकालना था तो इसी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 192.20 को जोड़ देंगे तो टोटल ऑल करेंगे तो 713 रुपये आएगा। क्या आएगा 713 रुपये आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 713 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, साइन एक्स प्लस वाई फिर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई तो हम लोग साइन एक्स प्लस वाई को रहने दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 वाला बोल रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए साइन 3x प्लस वाई के लिए क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस का फार्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो साइन करेंगे 90 माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई के रूप में, क्लियर है। और हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया। अब आप लोग के बीच क्या बचेगा, देखिए एक्स प्लस वाई, तो फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई का वैल्यू बचेगा 90 माइनस 3, फिर यहाँ क्या करें एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे टोटल का टोटल सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग के बीच में सबसे पहले 4 लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22.5 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 22.5 डिग्री। तो ऑप्शन तो नहीं, हाँ तो अब इसको जोड़ देंगे ना तो x प्लस वाई का वैल्यू 22.5 था। अब देखिए कॉट है, कॉट ले देंगे 2 इंटू 22.5 करेंगे तो फ्रेंड्स 22.5 को 2 से गुना करेंगे तो कॉट 45 आएगा। और आप लोग बताइए कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े और 7 मीटर ऊंचे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोगों को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना, क्या होता है 2 इंटू एल बी। देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का फॉर्मूला को यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 करें, एल का वैल्यू 11 है तो 11 को 7 से गुना करेंगे 77 होगा। जस्ट लाइक सेम 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौक 28 हो गया, फिर 4 को 11 से गुना करेंगे 44 आएगा। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग बीच में आएगा 298 मीटर पर स्क्वायर आएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा 298 मीटर पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। इसमें आप लोग को देखिए, इसमें आप लोग को लिखा 2017 का सकल टर्नओवर 2019 के सकल टर्नओवर का कितना परसेंट है। तो 2017 का 15 है और 2019 का 25 है। तो दोनों का लिख रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 15/25 कर देंगे। देखिए 15/25 गुना क्या करेंगे 100 करेंगे तो 5 दिए 15 होता है, 5 पचे 25 होता है, 25 का पारा में ये आप लोग का 20 बार होता है, 20 दिया क्या होता है 60% आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 60% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक आदमी 48 किलोमीटर एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। कुछ नहीं, इसमें आप लोग बनाइएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको लास्ट में मैं बता दूंगा। एक उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और चाप वृत्त के केंद्र 72 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो हमेशा याद रखें इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 72 है, 72 को क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है 22/7 लिखने के लिए, आर तो आर का वैल्यू 35 है तो 35 को 35 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए 72 का पारा में 360 आएगा 5 बार में, क्लियर है। अब देखिए 5 का पारा में 35 कितना बार में आता है 7 बार, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, 22 को 25 से गुना करेंगे तो फ्रेंड 22 को 35 से गुना करें, 35 था बल्कि, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को क्लिक करेंगे, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन से एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो फ्रेंड देखिए स्थलीय ग्रह आप लोग को मैं ट्रिक से पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले याद कीजिए एम भैम जेसन। देखिए एम भैम बोलिए, एम भैम जेसन, एम भैम जेसन, एम भैम जेसन। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए एम भैम जेसन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना तो ये सब सारे जो होते हैं ये स्थलीय ग्रह होते हैं, क्लियर है। ये सब होते हैं बाहरी ग्रह। तो देखिए मार्स हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया और ये मरकरी हो गया, तो ये सारे होते हैं आप लोग का स्थलीय ग्रह होता है, क्लियर है। बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या होता है बाहरी ग्रह। तो देखिए कौन सा ग्रह नहीं है तो एम भैम, तो हम लोग लिखते मान लो एम
भैम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग लिखते थे, देखिए यहाँ पे वेनस तो आप लोग का आ गया है, अर्थ भी आप लोग का आ गया, मार्स भी आ गया, मरकरी इसमें नहीं दिया था तो यहाँ पे नहीं है। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा अरुण ग्रह एक प्रकार का स्थलीय ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं ये है क्या, तो याद रखिए ये बाहरी ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, ये बाहरी ग्रह होते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है। तो फ्रेंड देखिए हीनयान और महायान ये सबसे फेमस थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे, हीनयान और बौद्धयान। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय में मुख्यतः हीनयान और महायान संप्रदाय थे। क्लियर है। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में 2 गुट बन गया था। क्लियर है। चलिए और वही बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। याद रखिए बौद्ध संपत्ति कुल 3 भाग में हुआ था। एक हुआ था रावे पाकू, देखिए तीनों हुआ था। एक देखिए रावे पाकू, आप लोग याद कर रावे पाकू, देखिए ये आप लोग का यानी कि बौद्ध का जो 3 मीटिंग हुआ था। सबसे पहला जो हुआ था बौद्ध परिषद शायद बोलते हैं, पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पहला हुआ था राजगीर में हुआ था। सेकंड में वाफ हुआ था वैशाली, सेकंड में कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वही थर्ड में पास हुआ था पावापुरी, क्या होता है पावापुरी में हुआ था। क्लियर है। और लास्ट सबसे पहले हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और याद रखिए चौथे बौद्ध संगति के दौरान ही ने बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में बढ़ गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा और आई थिंक मैं रिकॉल करवाने के लिए आप लोग के बीच में जुड़ा हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट देखिए बात करना चाहते हैं हीनयान और महायान होता है क्या। देखिए हीनयान बुद्ध के उपदेश को माना। देखिए हीनयान जो होता है, देखिए बात करते हैं हीनयान के बारे में, तो हीनयान उसे कहते हैं जो बुद्ध के उपदेश को मानते हैं। आई थिंक जो हीनयान जो होता है बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उसे बोलते हैं हीनयान बोलते हैं। क्लियर है। तो याद रखिए हीनयान जो होता है बुद्ध के उपदेश को माना और पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। वही बात करते हैं महायान। तो महायान एक अल्टीमेटली ये महायान जो होता है ना बुद्ध को भगवान मानकर पूजने लगे, मूर्ति लगाने लगे और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। आई थिंक देखिए महायान जो होता है ना, देखिए महायान होता है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, हीनयान एक अलग होता था। क्लियर है। चलिए कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले देखिए कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत अर्थात नई दिल्ली आई थी। क्लियर है। और उसमें कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य का चुनाव हुआ था। तो 3 सदस्य जो थे सबसे पहले थे आप लोगों को सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग व्यक्ति थे। क्लियर है। इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे ना, ये आप लोग को अध्यक्ष बने थे, नहीं अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख रहा कौन मिशन के सदस्य नहीं थे, तो सर जॉन साइमन। देखिए सर जॉन साइमन जो थे ना कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्लियर है। याद रखिएगा ये जब भारत में साइमन का मिशन आया था यानी 8 नवंबर 1927 को ये आया था। क्लियर है। चलिए और भारत जो आए थे वह लगता है आई थिंक 8 दिसंबर 1928 को आया था। क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग का 29 क्वेश्चन। आई थिंक अब 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन है। चलिए द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगी किस महाद्वीप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये जो आप लोग का होता है दक्षिण अमेरिका से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, दक्षिणी अमेरिका से। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रीय गान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करती है। सबसे पहले याद रखिएगा आप जो भारत के लिए आप लोग यानी भारत देश के सम्मान के लिए आप जो राष्ट्रीय गान जो गाते हैं ना वो हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य 51A में दिया गया। क्लियर है। और 51A को टोटल ABCDEFGHIJKLM I तक किया गया यानी कि टोटल 11 तक किया गया। तो इसमें 51A का देखिए 51A का ए में यानी 51A का ए में मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ 51 तो लिखिएगा 51A का, तो 51A का भी ए में आप लोग को छात्रों को राष्ट्रीय गान पर हमेशा खड़ा होने के लिए सुनिश्चित की गई है। क्लियर है। ये हमारा एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले बात करना चाहते हैं मौलिक कर्तव्य का। क्लियर है। तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान सभा के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के
ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। क्लियर है। इस समय कुल देखिए सबसे पहले याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में इसमें जोड़ा गया था। तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर है। उसका फिर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, 2002 में, इसमें भी एक को जोड़ा गया। तो यानी कि टोटल कितना? 11 है। और ये जो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया वह USSR अर्थात ये आप लोग का रूस देश से लिया गया। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए मैं खुद झारखंड से बिलोंग्स करता, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में मुंडारी भाषा का यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग को पता होगा झारखंड के बारे में। चलिए, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? मैं डायरेक्टली केवल आंसर बता देना चाहता, तो भांजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाएगा, भारत हरियाणा और विश्व के बीच संबंध क्या है? देखिए सबसे पहले पूरा मान लीजिए विश्व है, विश्व के अंदर हमारा भारत है, भारत के अंदर हरियाणा है, तो इस टाइप से होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए यदि शब्द कैटास्ट्रॉफी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो पूर्ण व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा? कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग को इसको सजाना है। देखिए सबसे पहले शब्द लिखिए ना, सी लिख रहा, फिर ए लिख रहा, टी है, फिर ए है, फिर एस है, टी है, ROPH ये लिख देंगे। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है? इसको सजाना है। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें ए है, तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए कितना टाइम्स है? तो डबल टाइम्स है, तो ए डबल टाइम्स लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? सी लिख देंगे। फिर देखें ई लिखेंगे। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एच है। फिर देखेंगे तो हम लोग सन ओ आ रहा, फिर क्या आ रहा? पी आ रहा, फिर आर आ रहा, फिर आप लोग देखिए ए आर है, फिर एस है, फिर डबल टाइम्स टी है सर। हाँ, तो हम लोग को बोला इसमें बीच में क्या होगा? तो बीच में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला कैंसिल, फिर लास्ट सेकंड लास्ट कंप्लीट, इस टाइप से इससे कैंसिल कर देंगे। ई को आर से कैंसिल कर देंगे, एच को पी से कर देंगे, तो क्या बचा? ओ। तो फिर मिडिल में आएगा ओ आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर और चलता है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए जेम्स पश्चिम दिशा में सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे है जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, तो हम लोग 40 मीटर चला दिए। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता यानी कि नीचे आ गया 30 मीटर चला। फिर वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे होगा? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम लोग यहाँ का वैल्यू क्या आएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो 50 आएगा। आई थिंक आप लोग क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो करेंगे तो 50 आएगा। 50 डायरेक्शन क्या था? तो ऊपर में था, तो यानी कि ये ऊपर से नीचे आया था ना, तो हम लोग करेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। तो 37 को आप लोग को सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर है। तो इसमें आप लोग को देखिएगा ना, लिख रहा 95474 को FRD, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा 9647 को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए 9 के यहाँ पे हम लोग F का यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार FP के यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे हम। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, 4 है, तो यहाँ पे आप लोग का A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है। क्लियर है। तो FB देखिए F है, यहाँ पे B है, A D है, ये आप लोग का सजा रहा। तो उसी प्रकार आप लोग को लिख रहा 96457 क्या होगा? फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 9 के यहाँ पे तो हम लोग अल्टीमेटली क्या लिखेंगे? तो F लिखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे 9 है वहाँ पे हम लोग F लिख देंगे। क्लियर है। और बात करना चाहते हैं 6 के यहाँ पे, तो हम लोग 6 के यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? तो C का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करें? C का। और 4 के यहाँ पे तो अल्टीमेटली दे रहा A लिख देंगे, फिर B लिख देंगे और ये रे। तो हम लोग 6 के यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो C का करेंगे। तो ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी को क्लिक कर दीजिएगा। अब आ चुका है दर्पण प्रतिबिंब। तो हमेशा याद है दर्पण में क्या होता है? लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो दर्पण प्रतिबिंब 38 का बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? तो याद रखिए हमेशा इसमें जो होता है आंतरिक एनर्जी का परिवर्तन, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होता है आप लोग का, ये 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए ये रहा 39 क्वेश्चन। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं, प्रकाश विद्युत विभव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने में से क्या प्रभाव होता है? तो याद रखिए इसमें क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमेशा क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों का बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 8 को डिवाइड किया 264 से, तो फ्रेंड्स अगर डिवाइड करेंगे तो आते हैं 24 यानी 33 आ गया -1। यहाँ पे करेंगे तो 32 दूनी 64 करेंगे प्लस 5 का पावर में 80 आता है 16 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 16 कर देंगे गुना 40 का पावर में 20 2 बार में आता है। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, 31 में 33 में से 1 को 32 आ गया। अब यहाँ पे 64 है प्लस 16 दूनी क्या होता है 32, 32 64 में 64 गया क्या आ गया 0। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो 0 इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज के समान दर पर 3 वर्ष के लिए 29 हज़ार रुपये और 5 वर्ष के लिए 45 हज़ार रुपये उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 62,400 रुपये भुगतान किया है तो ब्याज की दर कितनी होगी। कुछ नहीं करना, देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले साधारण ब्याज की लिख रहा ना, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा 3 वर्ष के लिए 29,000, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 29,000 है तो 29,000 ले देंगे। अब 3 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए कर देंगे, रेट नहीं पता तो हम लोग आर कर देंगे। बाई क्या होता है फार्मूला में 100 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप लोग का लिख रहा था कितना 45,000 लिख रहा है, तो चलिए 45,000 करना, ये भी 3 जीरो ले देंगे। आप लोग इसमें 5 वर्ष लिख रहा था, यहाँ पे आर ले देंगे। बाई क्या करेंगे 100 बराबर टोटल कितना लिख रहा था, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो 6 लिख रहा है 2,624,000 लिख रहा है। हम लोग यहाँ से क्या करें आर का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू निकालेंगे तो 20% आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करें इसको बनाएंगे, सबसे पहले मिल्क की बात करना चाहते हैं। तो देखिए मिल्क की जो है ना वह मिश्रण का 4/5 है, तो हम लोग क्या करें मिल्क प्लस एलिगेशन इन दोनों का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए आप लोग का ये मिल्क है, क्या है ये मिल्क है, ये मान लीजिए मिश्रण हो गया, ये क्या आप लोग का मिश्रण है। तो मिल्क के बात करना चाहते हैं 4 था, मिश्रण टोटल 5 था। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 4 लीटर है तो 4 कर देंगे, और ये 5 है तो 1 लीटर, यानी कि यहाँ पे 1 यानी 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 लीटर बचेगा। अब बोला कि मिश्रण में जल की प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए 1 था, अब 5 और क्या हो गया 6, गुना क्या करेंगे 100 से गुना करें तो 100/6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग बना लीजिएगा 44 का आंसर है। तो 44 ज़्यादा लंबा आता तो 0 ही मार दीजिएगा, सही वैसे ये। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट की समय लेती है, तो समान दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोग को दूरी निकालना है। क्या निकालना है, ये दूरी सबसे पहले दूरी निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी पर क्या था 4 गुना समय, तो पहला का 4 लिख रहा 60 लिख रहा किलोमीटर पर आवर में था, तो यहाँ पे देखिए 80 मिनट था ना, तो 80 मिनट को क्या करेंगे घंटा में बदल रहे हैं, तो 60 से करेंगे ना ये, तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल आया 180 किलोमीटर। तो दूरी निकालनी 180 किलोमीटर आ गया। और आप लोग को समय निकालना है, होपफुली समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी का वैल्यू 180 ला दिए, और चाल कितना लिख रहा था, तो अल्टीमेटली लिख रहा था 40 लिख रहा था ना, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटा 30 मिनट आएगा, 4 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और उसे 40% का छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए आप लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग बताना चाहते हैं MP/CP, आप लोग पढ़ोगे MP/CP = क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट का करते हैं। ये फार्मूला का यूज कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे MP का वैल्यू आई थिंक कितना लिख रहा था, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पे अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा, तो MP का वैल्यू नहीं दिया तो MP रहने दिए। क्रय मूल्य का वैल्यू 1600 है, 1600 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे डिस्काउंट लिखते हैं नीचे में, तो 40% का डिस्काउंट, तो 100 में से 40 को घटाएंगे 60 बचेगा। अब यहाँ पे कितना परसेंट 150% ये करता है, तो ये प्रॉफिट में आएगा, 250 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6 का पहाड़ा में, तो 6 का पहाड़ा में अगर देखेंगे स्टेप से आ रहा, 3 बार में ये आ रहा आप लोग का, ये आएगा 800 बार में, नहीं स्टेप से नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, एक और मेथड हमारे पास है। देखिए SP निकालना ना, तो हम लोग SP के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका क्रय मूल्य, तो 1600 है ये, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा था, 150% अंकित करता है, यानी प्रॉफिट के ना, तो ये 250 हो जाएगा ना ये, तो 250/100 कर देंगे। जस्ट लाइक से यहाँ पे 40% डिस्काउंट करेंगे, यानी 160 ये कर देंगे। और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग के बीच में आएगा 2400 आएगा, क्या आएगा 24 से। तो राइट आंसर करेंगे तो 2400 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
लोकरंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोकरंग, तो लोकरंग महोत्सव का आयोजन जो करता है मध्य प्रदेश करता है। कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ये फेस्टिवल जो होता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन में शुरू किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। क्या होगा ये? अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की फसल मानसून के मौसम में शुरुआत में बोई जाती है? देखिए मानसून में हमेशा खरीफ की फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसल में। क्लियर है? आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ मौसम के आधार पे आप लोगों को फसल को कुल दो भागों में बांटा गया है। वो एक होता है रबी फसल, खरीफ फसल, एक होता है जायद फसल जिसे गर्मी फसल भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके लिए याद किए तो ट्रिक नाजो, मैं क्लास 10 को इस तरफ से पढ़ाता था। देखिए नाजो आई थिंक वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोट दिए और अप्रैल मई में काट दे उसे बोलते हैं रबी फसल। क्या बोलते हैं? रबी फसल। क्लियर है? और जो जून जुलाई में बोते हैं यानी मानसून के समय बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। और आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है आप लोग का, यहाँ पे लिख रहा था मानसून में, तो खरीफ फसल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और जायद फसल को बोलते हैं गर्मा फसल जो कि ककड़ी हो गया यानी गर्मी के मौसम में जो आता है। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो पंडित संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जो थे ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिससे में हालासमान औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम है। तो इसको अगर कीजिएगा ना तो एक सबसे ज़्यादा असम में होता, फिर बिहार में होता, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए आप लोग पूरा हिमालय का पार्ट्स पढ़े होंगे ना, तो हम लोग बताना चाहते हैं सबसे पहले पश्चिमी तटीय भाग। देखिए ये आप लोगों को जो तटीय भाग रहा है यानी टट्टी वाला भाग है। ठीक है? तो इसे याद रखिएगा 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले आप लोग याद करिए कौन कौन सा स्टेट है। सबसे पहले मैं टिक याद किया GMG के बोलिए GMG। देखिए जी हो गया M, फिर बोलिए GMG के इस टाइप से आप लोग बोलिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। बोलिए GMG के। आई थिंक सबसे पहले G4 होता है गुजरात। पहला क्या होता है? गुजरात, फिर होता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल हो गया। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मुंबई और गोवा के बीच में, देखिए थोड़ा सा कभी नहीं भूलिएगा, जो मैं ट्रिक बता दूंगा कभी नहीं भूलिएगा, दावा है मेरा। देखिए मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तट जो मैदान होता है, देखिए सबसे ऊपर में है तो इसे बोलते हैं उत्तरी, इसे बोलते हैं उत्तरी भाग। क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग। आई होप क्लियर होगा। वही गोवा से मंगलुरु या फिर कर्नाटक का जो पार्ट्स होता है उसे हम बोलते हैं कन्नड़ पार्ट्स। क्या बोलते हैं? कन्नड़ पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ वाले लोग रहते हैं, कन्नड़ पार्ट्स बोलते हैं। क्लियर है? और वही कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक इसके भाग को बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार। या फिर केरल तक भी, कर्नाटक से केरल यानी सबसे लास्ट और नीचे वाला को बोलते हैं मालाबार बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं इसके पूर्वी भाग का। तो देखिए पूर्वी भाग भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये पूर्वी भाग है। यहाँ से आप लोग को स्टेट याद कर लीजिए। सबसे पहले बोट कीजिए BOAT। आई थिंक B4 होता है बंगाल होता है सबसे ऊपर, फिर उड़ीसा होता है, आंध्र प्रदेश और तीसरे तमिलनाडु। तो देखिए इसमें भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय भाग को उत्तरी सरकार बोलते हैं। यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो आप लोग को ऊपरी पार्ट्स है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्लियर है? वही नीचे की बात करना चाहते हैं तो इससे बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं लास्ट वाला को, तमिलनाडु वाला को। तो यहाँ पे बोल रहा था आप लोग का यहाँ पे मुंबई और गोवा के बीच में। तो फ्रेंड्स मुंबई और गोवा के बीच वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और कोरोमंडल तो हमें पता है तमिलनाडु वाला पार्ट्स होता है। मालाबार कर्नाटक और केरल के बीच आता है। कन्नड़ कहाँ आता है? तो कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक यानी के बीच में आता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कोरोमंडल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच भाग होता है। और उत्तरी सरकार को मैं डिस्कस कर ही दिया, सारी चीज़ को तो मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब मंगलुरु चलिए मालाबार भी बता दिया था। देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में इसको बनाना है आप लोगों को, तो LM का रिलेशन बताना है। देखते हैं
सबसे पहले n माइनस एम, l माइनस एन, तो माइनस का तो लिख रहा है ए बी का भाई है। आई थिंक आप लोग बनाइएगा ना, तो l जो है देखिए l को जो है n का भाई है, तो l आप लोग का n का भाई बना दिए, प्लस बोल दिए। फिर भागा लिख रहा है, भागा का अर्थ होता है a जो है b की पुत्री है, यानी कि फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग चलिए ना, a b की पुत्री है, यानी कि n जो है ना o की पुत्री है, तो यानी o की पुत्री कौन हो गया n, तो यानी माइनस कर दिए। अब लिखा क्रॉस का, तो लिख रहा है a b की पत्नी है, यानी o जो है ना वह m की पत्नी है, तो o जो है ना m की पत्नी है, तो यानी ये माइनस हो गया, तो ये आप लोग का अल्टीमेटली प्लस होगा, दोनों के बीच क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है। फिर प्लस लिख रहा ए बी का बेटा, यानी m जो है ना p का बेटा, तो यानी यहाँ पे हम लोग p का बेटा मान लिए। आप लोग को लिख रहा है l का m से क्या संबंध है, l का m से हो रहा, तो L कहाँ पे, ये L है और यहाँ पे आप लोग का M है, ये दोनों के बीच संबंध निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर निकालिए ना, तो L M का क्या हो जाए, बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको बनाना चाहते हैं 160, 187, 216, 247। तो देखिए 160 और 187 के बीच ऐड करेंगे तो 27 का डिफरेंस आ रहा, फिर देखेंगे तो 29 का डिफरेंस आ रहा, फिर देखेंगे तो 31 का डिफरेंस आ रहा। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, 33 का डिफरेंस को करेंगे। तो 247 को यहाँ पे 247 प्लस क्या करेंगे, 33 को सम करेंगे, होपफुली 280 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 280, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 55 को बनाना है। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं तो 55 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, देख लीजिएगा। उसी पर 56 को भी अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग बनाइए। 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं न्याय का। तो 57 नंबर देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी बताएंगे आप लोग को। तो देखते हैं क्या लिख रहा, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। चलिए कोई भी बेंच को कुर्सी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला, सभी सोफे बेंच है, सभी मेजें सोफे हैं। सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, मेजें। तो क्या लिख रहा, देखिए सभी मेजें क्या लिख रहा, सोफे हैं। तो सभी मेजें सोफे कर दी, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर सभी सोफे क्या है, बेंच है। यहाँ तक तो आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर होगा, क्लियर है। फिर लिख रहा, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। तो ये बेंच को आप लोग को कुर्सी नहीं बनाना, अब तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे बनाना होगा, आप लोग को देखना पड़ेगा। क्या लिख रहा, कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो कोई मेज, ये मेज कुर्सी नहीं है, तो अल्टीमेटली आप लोग देख सकते हैं ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर देंगे। कुछ सोफे कुर्सियां हैं, तो कुछ सोफे कुर्सियां हैं, तो ये आप लोग का गलत हो रहा। थर्ड, सभी मेजें गोल हैं, बेंच बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए आ गया दर्पण प्रतिबिंब। तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। चलिए, जैव विविधता शब्द के में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें कौन सा शब्द शामिल होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और परिस्थितिकी तंत्र विविधता, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जो ना बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये 59 क्वेश्चन हो चुका। 60वां देखते हैं क्या लिख रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इसका कार्य होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एक कार्य को 24 दिन में, डी 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य शुरू होने के 4 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सबसे पहले 24, यहाँ पे देखिए सी के कार्य को कितना दिन में करता है, 24 दिन में। और वही बात करना चाहता है डी की, तो डी के कितना लिखा 16। तो हम लोग टोटल कार्य देखेंगे, सी की क्षमता कितना था, 24 था। वही डी की क्षमता का देखना चाहते हैं तो 16 है। तो टोटल देखेंगे तो 48 डेज है, क्लियर है। तो 24 दूनी 48 हो गया, 16 थी 48 हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 और 3 आ रहा, टोटल कार्य कितना था, 48 था, क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया। अब हो रहा, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले, तो पहले की जब भी आता ना तो हम लोग प्लस करते, किसने छोड़ा था, डी ने। तो डी की क्षमता कितना था, 3 था, इस टाइम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 2 क्या होता है 5। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 48 प्लस 4 3 12, 48 प्लस 12 क्या होता है 60। 60 को लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 12 आएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 12 दिन आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा सीखने में। ये
देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो हम कुछ नहीं जानते, केवल देखिए 0.7 है, फिर 0.35 है आई थिंक, फिर लिख रहा 1.05 है। हम लोग क्या करें, इसको पॉइंट्स को हटाएंगे तो ये आप लोगों के सामने 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो 100 आएगा, इसको भी हटाएंगे तो 100 आएगा। क्लियर है? तो एलसीएम बोलता है ना, तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 7, 35, 105 का एलसीएम निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा 21 आएगा। क्लियर है? और 10, 100 और 100 का अगर एचसीएफ निकाले तो 10 आएगा, टोटल सॉल्व कीजिए तो 2.1 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 2.1 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कामगारों की कमी के कारण किसी कारखाने का उत्पादन 25% घट जाता है। मूल उत्पादन को फिर से प्राप्त करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? देखिए सबसे पहले लिख रहा है कामगारों की कमी के कारण किसी कारखाने का उत्पादन 25% कम हो जाता है। सबसे पहले याद रखिए कोई भी काम, देखिए कोई भी मूल काम एक होता है, देखिए एक होता है मूल काम यानी कि ओरिजिनल काम होता है, एक होता है वर्तमान कार्य। क्लियर है? तो देखिए लिख रहा है कामगारों की कमी के किसी कारखाने का उत्पादन 25% घट जाता है। तो मूल कार्य कुछ भी होता तो 100 है, अब 100 से घट के क्या रहा 25% घट रहा है, 75 हो गया। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4 आई थिंक 3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये आप लोग का, इसका हम लोग समय निकालेंगे तो समय में हमेशा उलट जाता है, तो यहाँ पे 3 क्या होगा 4 हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्या लिख रहा, तो मूल उत्पादन को फिर से प्राप्त करने के लिए काम के कितने घंटे प्रतिशत बढ़ाने चाहिए? देखिए तो हम लोग को 4 करना है, यानी 1 बढ़ाना होगा ना, 1 मूल कितना था 3 था, तो 1/3 गुना 100 कर देंगे, यानी कि 33.1/3 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है मैथ्स का क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या लिख रहा। 2 पाइप, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्किप कर देंगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब एक टंकी 1/3 भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होता है, उस जिससे दोनों पाइप द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करें, ए और बी को भरने में लगा समय निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, दोनों के लिए क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 20 गुना 30 कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो 0 हो गया, ये 4 बार में आ गया, तो 4 × 12 यानी कि टोटल देखेंगे तो 12 बार आ गया। अब देखिए रिसाव के द्वारा 1/4 भाग खाली करने में लगा समय, तो देखिए 1/4 को भाग को खाली कर रहे हैं ना, तो इसके लिए समय निकालेंगे ना, टी बराबर कितना था, ये 12 घंटा था, तो टोटल खाली करने में लगा समय तो टी, तो 1/4 को 12 से गुना करेंगे कितना 48 घंटा, कितना लग जाएगा 48 घंटा। अब क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले ए की क्षमता, तो ए की देखेंगे तो 20 था आई थिंक, बी की क्षमता शायद 30 था, तो सी कर देंगे। अब हम लोग रिसाव के लिए यानी कि माइनस के लिए कितना लिख रहा था 48 लिख रहा था। क्लियर है? तो तीनों का कुल देखेंगे तो आई थिंक 240 था। अब देखिए 20 का पहाड़ा में ये 12 बार में आता है, ये आप लोग का आई थिंक 8 बार में आएगा, ये आप लोग का 5 बार में आएगा। तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को 240 था, तो देखिए इसका 240 का देखिए 1/3 भाग को निकाल देंगे, तो 240 का अगर 1/3 का निकालेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 80 बचेगा। क्या बचेगा 80 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 12 और 8 को जोड़ते हैं, 12 8 क्या होता है 20, तो यहाँ पे ये कर देंगे प्लस, फिर 240 का 2/3 करेंगे, तो 8 दूनी 16 यानी 160 कर देंगे यहाँ पे। और फिर दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 20 में से 5 को हटा देंगे, 20 में से 5 को हटाएंगे क्या आता है 15 आता है। हाँ अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो इसको सॉल्व किया तो 14.2/3 आएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था लेकिन सही था ये। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, एग्जाम में आता नहीं जानते तो बहुत बढ़िया है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 19वीं सदी में भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा ईश्वर चंद्र सागर ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो फर्स्ट ही आप लोगों को गलत है। देखिए ईश्वर चंद्र सागर नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ब्रह्म समाज के संस्थापक थे जो राजा राम मोहन राय थे, तो पहला ही आप लोगों को गलत हो गया। राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। सबसे पहले याद रखें ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय, इन्होंने स्थापना इसका किया था 1828 में किया था। क्लियर है? और इसे राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर? इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर करेंगे पहला ही गलत है आप लोग का। बाकी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। क्लियर है? उसके बाद लिख रहा महादेव गोमित राणा पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक है, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत था। भारतीय ओलंपिक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए दोरोबजी
टाटा। देखिए राइट आंसर होगा ध्रुवजी टाटा आप लोग का भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना। तो याद रखिए भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1924 में हुई थी। क्लियर है। वही भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो हुआ था 1927 में हुआ था। और वर्तमान पे इस समय इस संघ का अध्यक्ष जो पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69 का जो राइट आंसर होगा अमीश त्रिपाठी होगा। क्या होगा? अमीश त्रिपाठी इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का प्रसिद्ध हस्ती है? तो 70 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर देखेंगे ना तो इसका होगा सुनंदा नायर होगा। क्या होगा? सुनंदा नायर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसकी विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? तो फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट था 1902 में एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1889 में देखिएगा 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के इंग्लैंड के सदस्य को ग्रहण किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल के नमूने पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना के नेतृत्व भी किया था। क्लियर है। और इसके साथ साथ इन्हें एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष यानी भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करना चाहते हैं तो एनी बेसेंट थी जो कि 1917 के दौरान बने थे। क्लियर है। वही प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करना चाहते हैं तो सरोजनी नायडू जो कि 1925 में बना था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट ने 1914 में अंग्रेजी समाचार पत्र कॉमनवेल्थ के संपादक भी थे। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करना चाहते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 3 बुक लिखा था जो कि तीनों फेमस था। आप लोग पढ़े होंगे। इसका ट्रिक है देखिए PNR नंबर आप लोग पढ़े ना अर्थात प्रियदर्शिका थे। N फॉर नाग कुछ थे नाग से और R फॉर रत्नागिरी। ये 3 बुक लिखे थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। क्लियर है। चलिए अब बात करना चाहते हैं देखिए एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1917 में बने थे। क्लियर है। पहला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। वही बात करना चाहते हैं सरोजनी नायडू का। तो सरोजनी नायडू भारत में पहला भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये 1925 में। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी महिला के रूप में थी सोनिया गांधी थे जो लगभग 20 सालों तक अध्यक्षता के कार्य किया था। क्लियर है। अभी वर्तमान समय में कांग्रेस का अध्यक्ष है मल्लिका अर्जुन खड़गे है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और किसके बीच में मुगलों के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए कन्नौज की लड़ाई और मोस्टली कन्नौज की लड़ाई को बोलते हैं विलग्राम के युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलग्राम का युद्ध। तो विलग्राम का जो युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले ये जो युद्ध हुआ था 17 मई को हुआ था। ये डेट तो खैर नहीं याद होगा लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ 17 मई 1540 को हुआ था। 17 मई 1540 को हुआ था। क्लियर है। इस लड़ाई में हुमायूं पराजित हो गया था। क्लियर है। अब इसी पराजित होने के बाद शेर शाह सूरी ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के बीच एक लड़ाई हुआ था जिसमें चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध में बीच में हुमायूं हार गया था। क्लियर है। लगातार 2 हार गया था। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि दिया गया था। शेर शाह सूरी को हमें शेर खान की उपाधि दिया गया था। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसको शेर खान की उपाधि जो दिया गया था बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक बार में ही इन्होंने एक शेर को गर्दन को काट दिया था। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? तो सासाराम में है। चलिए बातें करना चाहते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। तो 73 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि कौन सा एक चिन्ह अगले जगह पे भरा जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें 73 है ना तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए यदि प्लस का अर्थ माइनस गुना का अर्थ भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना है तो मान निकालना। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए आप लोग को 162 कर देंगे। गुना का अर्थ क्या लिख रहा था? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे 2 और माइनस का अर्थ क्या लिख रहा था? तो माइनस का अर्थ मेरे अकॉर्डिंग गुना लिख रहा था। तो गुना कर देंगे 6। फिर प्लस का अर्थ लिख रहा माइनस 28। फिर भागा का अर्थ क्या लिख रहा था? तो भागा का अर्थ लिख रहा था क्या लिख रहा था?
तो फ्रेंड भागा का अर्थ लिखा था प्लस, तो 84। अब हम लोग इसको बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना, सॉल्व कीजिए तो 542 आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वे संगठन जो कुछ व्यावसायिक नीतियों के अनुसरण करते हैं उसके अस्तित्व में रहने के से अधिक मौके होते हैं कि तुलना में जिसका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है। तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन देखिए किसी संगठन में नीतियों की राह लिखित संहिता महत्वपूर्ण हो, ये ऑप्शन देख लीजिए सी है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, तो ये सब सारे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में आते हैं। तो लिख रहा कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां और बी दाएं से 9वें स्थान पे है, वह अपनी अपनी जगह को आपस में बदलने से ए बाएं से 15वें स्थान पे आता है, तो पंक्ति में कितने कौए हैं। तो इसको काफ़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा है 15 लिख रहा है, क्लियर है। 15 + 9 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कीजिए तो 24 में से हम लोग 1 को घटा देंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 23 आएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर 23 को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डाउन सिंड्रोम जो होता हुआ ट्राइसोमी होते हैं, ट्राइसोमी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। आप लोग को फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गुणसूत्र, और मोस्टली आप लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र। देखिए सबसे पहले मानव के शरीर में, देखिए मानव के शरीर में क्या होता है केंद्रक होता है। केंद्रक में ही देखिए मान लीजिए कि कोशिका है, और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे केंद्रक है। देखिए इस शरीर का केंद्र ये कोशिका के बीच का पार्ट्स होता है केंद्रक। अभी केंद्रक में ही क्या होता है एक धागानुमा आकार का एक लंबा भाग होता है, जिसका जो धागानुमा का आकार का होता है। अब इसे अगर लंबे खींच देते हैं तो इस टाइप से आता है ये। अब इसी में डीएनए का पार्ट्स आता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है ये, कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो फ्रेंड देखिए उत्कृष्ट गैस बोलते हैं तो नोबल गैस, तो नोबल गैस उसे कहते हैं जो आप लोग का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में शामिल होते हैं। तो उसमें पहला जो तत्व होता है आप लोग का हीलियम होते हैं, उसके बाद आप लोग का नियॉन होते हैं, फिर आप लोग देखेंगे आर्गन होते हैं, उसके बाद आप लोग का क्रिप्टॉन होते हैं, फिर रेडॉन होते हैं, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग आते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लिक करेंगे। ऑक्सीजन एक प्रकार का उत्कृष्ट गैस नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन जो होता है वह वर्ग 16 के सदस्य होते हैं, क्लियर है। बस कुछ क्वेश्चन बच गया, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि a + b + c का वैल्यू 0 है तो a² + b² + 2ab का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग फॉर्मूला को यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए a के यहाँ पे 2 पुट कर दिए, b के यहाँ पे क्या करते हैं 1 यूज कर दिए, तो 2 लिखते हैं, और c के पे -3 को यूज कर दिए। तो देखिए अल्टीमेटली ये 0 आ गया ना। तो देखिए a² बोला तो a के यहाँ पे क्या किए तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दें, फिर b 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस प्लस 2ab। तो ab का वैल्यू यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी क्या आ गया 4। तो देखिए 4 4 8 है 9, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखना है किसका स्क्वायर 9 आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे सी का वैल्यू किए थे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी का यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करते हैं, क्लियर है, लेकिन 1 kg के जहाँ पे 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करते हैं। तो लाभ % आप लोग को निकालना है, कुछ भी नहीं करना। आप लोग को इस टाइप्स के क्वेश्चन को केवल एक ही मेथड का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। सबसे पहले मूल रेट अगर देखेंगे तो 1000 ग्राम था, यानी 1000 ग्राम था, क्लियर है। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे तो ये नकली वजन कितना लिख रहा था 870 ग्राम, क्लियर है। दोनों का डिफरेंस को देखेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे तो 130 ग्राम हो गया। अब बेसिक में कितना था यानी 870 में बेच रहा, गुना क्या करेंगे 100। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 14.94% आएगा। तो 14.94% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो क्वेश्चन नंबर लोग देखना चाहते हैं 83 क्या लिख रहा। तो फ्रेंड देखिए यदि 1 1 1 1 n 9 से विभाजित तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग का 9 से विभाज्य होगा ना तो उसका n न्यूनतम अंक भी क्या होगा 9 ही होगा। चलिए इसमें आंकड़ों का प्रसरण करना है, तो प्रसरण के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो ऑप्शन ए आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 10√3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते सरल करना है, तो इसका राइट आंसर करेंगे तो 4/5 आएगा। क्लियर है। अब आ चुके हैं, देखिए क्वेश्चन आगे करंट अफेयर का। वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे थे? तो देखिए यहाँ आप लोग को बोला फायर पावर इंडेक्स में ना, तो हमेशा याद रखिए पावर। देखिए फायर अगर लिखते हैं तो तो यहाँ पे चौथा में आता है। किस में आता है? चौथा में आता है। तो याद रखिए चौथा में होगा। कितना में होगा? चौथा में। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो याद रखिएगा भारत ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, इसमें नंबर 1 कौन है? तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा नंबर 1 होगा आप लोग का अमेरिका। कौन होगा ये? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर अमेरिका पहला में आता है। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ, देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफन गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए टाइफन गेमी का जो नाम दिया गया वो आप लोग का दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? दक्षिण कोरिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए कुछ आप लोग यहाँ पे चक्रवात का नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मोचा, देखिए मैं आप लोग को लिख देता हूँ, याद हो जाएगा। मोचा चक्रवात का जो नाम दिया गया था वह यमन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यमन के द्वारा। वही विपर्जॉय, देखिए विपर्जॉय तो काफ़ी फेमस था। वी से विपर, बा से बांग्लादेश। तो विपर्जॉय दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। हामुन, तो हामुन भी तो फेमस है। हामुन दिया गया था ईरान के द्वारा। वही मिथोली की बात करना चाहते हैं, मालदीव के द्वारा दिया था। मिचोंग दिया था म्यांमार के द्वारा। अल्बारो दिया था मोजाम्बिक के द्वारा। अरेमेल दिया था उमोल के द्वारा। क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, आप लोगों के लिए स्पेशल करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, सारे टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं सारे बुक को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मे भी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं इंक्लूड करूँगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जान जाइए यूनेस्को। तो यूनेस्को लिस्ट में कुल भारत का कुल कितना पार्ट शामिल है? 43 शामिल है। क्लियर है। इससे पहले भी जब मैं मेंस का पेपर लिखा था NTPC 2022 का, तो उस समय 40 थे। तो 40वां नंबर पे जो थे वह धौलावीरा थे जो कि आई थिंक गुजरात में। क्लियर है। तो देखिए शायद 2022 में 41वां जो नंबर शामिल हुआ था वह शांति निकेतन। कौन था ये? शांति निकेतन, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ये शांति निकेतन कहाँ पे? बंगाल में है जो। क्लियर है। ये शामिल किया गया। वही 22 में कर्नाटक के होयसल को शामिल किया गया। कर्नाटक के होयसल को शामिल किया गया। और वही लास्ट बात करना चाहते हैं 43 को। तो 43 जो है ना वह असम के मोईदाम को, यानी असम के मोईदाम को शामिल किया गया। ये आप लोग को याद करिए लास्ट 3 को। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे ना, तो 43वां नंबर क्या होगा? असम के मोईदाम। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और 41वां कौन था? तो शांति निकेतन था जो कि पश्चिम बंगाल में। 42वां कौन था? कर्नाटक के होयसल था। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बातें करना चाहते हैं भारत में वर्तमान संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है भारत में वर्तमान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब प्रत्येक वर्ष भारत में 27 सितंबर को लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्लियर है। वर्ल्ड पर्यटन डे यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। वही भारतीय पर्यटन दिवस जो मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थन कहाँ लॉन्च हुआ था? तो फ्रेंड इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चेन्नई इज द राइट आंसर। भारत में बाल विवाह को समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो फ्रेंड सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? तो हमारे अपना सांसद, जो कि मैं खुद कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ का जो सांसद है यानी कि लोकसभा का जो यहाँ पे है अन्नपूर्णा देवी। तो देखिए अन्नपूर्णा देवी यहाँ का क्या है? सांसद है। और वही यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरे भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है? अन्नपूर्णा देवी पास है। और उन्होंने भारत में बाल विवाह को समाप्ति के लिए एक अभियान शुरू किया। तो उस अभियान का नाम क्या है? तो बाल विवाह मुक्त भारत। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरुआत किया है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मोस्टली फ्रेंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वह 2015 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग यानी SASE का सदस्य देश नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीन इसमें नहीं होगा, चीन नहीं होगा। सबसे पहले नेपाल होगा, म्यांमार होगा और बांग्लादेश होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें कौन कौन देश शामिल होता है, तो देखिए दक्षिण एशिया के देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया में नेपाल भी आते हैं, म्यांमार भी आते हैं, चीन नहीं आते हैं। तो इसमें और देश आते हैं, बांग्लादेश भी आते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले B फॉर बांग्लादेश याद कर ले, फिर B फॉर भूटान याद कर लेगा, I फॉर इंडिया याद कर लीजिएगा, M फॉर म्यांमार, फिर M फॉर मालदीव, N फॉर नेपाल और S फॉर श्रीलंका। इस टाइप से याद कर, BBI MMM MMN NS याद कर ले, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? BBI MM NS हो गया। क्लियर? इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए बस कुछ क्वेश्चन बच गया है, 7 देखिए इसको सॉल्व करना है। तो 7 8 56, यहाँ पे देखिए एक को घटा रहे हैं, तो 7 7 49, 4 3 12, 6 3 18, तो 9 5 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। इसको बनाएगा 94, तो 94 के लिए क्या करें, देखिए 9 और 11 कितना होता है, 9 11 प्लस 23 प्लस 6, तो टोटल करेंगे तो 49 होगा। 7 12 19 19 8 कितना होता है, जो भी होता है टोटल कीजिए 40 आ जाएगा। उसी पर 19 16 9 25 25 7 26 क्या होता है 51, 51 और 8 क्या होता है, तो 51 और 8 आई थिंक 51 और 8 होता है 59। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे, इसको बना लीजिएगा। क्लियर है? तो 95 को अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर D आएगा। चलिए बस क्वेश्चन खत्म होने वाला, देख लीजिए ये सब सारे क्वेश्चन है। क्लियर है? तो 98 भी हो गया, 99 देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो कौन सा घटना एल्गम ब्लूम के लिए है? तो फ्रेंड एल्गम ब्लूम के लिए बात करना चाहते हैं तो राइट आंसर होगा सुपोषण होगा। क्या होगा? सुपोषण होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, ब्लॉकचेन तकनीक में हैशिंग का क्या कार्य है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा डाटा अखंडता सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। ये रहा हमारे बीच में सेट नंबर 22 का क्वेश्चन। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग इसका आंसर शीट को देख सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं तो करंट अफेयर के क्लास को भी ऐड करूंगा। तो ये रहा डिस्कशन, देख सकते हैं कुछ का मैं ऐड किया हूं। अब इसके बाद देखिए आप लोग बीच में सेट नंबर 18 तो चुका ना, देखिए 23 भी लेके आऊँगा। क्लियर है? तो सारे मेरे पास लगा हुआ है। तो चलिए देखता हूँ, यहाँ से मैं कुछ टॉपिक को बता देना चाहता हूँ करंट अफेयर के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोग के सामने कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मैं हमेशा स्टार्ट करने जाता हूं, आप लोग देखिएगा, एक अच्छा रिप्लाई दीजिएगा। देखिए आज मैं आप लोग के सामने मेरा टॉपिक रहेगा, देखिए सूचकांक को जारी कर रहा है जो, उसी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये कौन जारी करता है? जर्मन वॉच द्वारा जारी किया था। इसमें कुल देश 63 प्लस यूरोपियन देश होते हैं। पहला रैंक का कोई पता नहीं है, लेकिन डेनमार्क चौथे स्थान पर। क्लियर है? भारत का रैंक कितना है इसमें? 10वां है। तो क्वेश्चन आ सकता है जलवायु परिवर्तन में भारत का रैंक कितना है, तो याद रखिएगा भारत का रैंक कितना है, तो 25 में तो 10वां है। इस चीज को याद रखिएगा, कितना है? 10वां है। और 2024 में कितना था? 7वां था। बस याद रखिए जलवायु में कितना है, भारत का रैंक 10वां है। क्लियर है? कोई बात करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक कितना, केवल भारत का याद कर लिए तीसरा है। कितना? ये तीसरा है। कैसे याद कीजिएगा? आधा गा ना, गा कितना में आता है? भारत 3 में आता है। का खा गा तीसरा में आता है, तो तीसरा याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 118। कैसे याद करेंगे? जब किसी का उम्र 18 साल होता है तो वह क्या होता है, सबसे पहले 18 साल, देखिए एक तो लगा देना पड़ेगा ना, जब भी वह उम्र किसी का 18 साल होता है तो पहला वह वोट देने का अधिकार मिलता है, तो वह खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। साथ साथ लोगों को शादी करने का भी अधिकार मिल जाता है, फॉर्म भरने का भी अधिकार मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हैप्पीनेस हो जाता है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस, तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय प्रेस की बात करना चाहते हैं तो हमेशा देखिए प्रेस की बात करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रेस के हम लोग देखते हैं 151 में आता है। क्या आता है? 151 में। तो भारत का रैंक क्या है प्रेस में, तो 151 मानेंगे। क्या मानेंगे? 151। कैसे याद करेंगे? तो हमेशा देखिए 51 का यूज हम लोग करते हैं किसी भी, अगर हम लोग चंदा देते हैं तो प्रेस वाले को चंदा देते हैं तो कितना देते हैं? 51 रुपया, तो 151 मान लेंगे। क्लियर है? चलिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिकॉर्ड में भारत का रैंक कितना? 8वां है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं भारत के लिए। क्लियर है? देखिए अगला, तो अगला क्वेश्चन लिख रहा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो देखिए प्रतिस्पर्धा में भारत का जो सूचकांक है वो 39 है। क्या ये 39 है? क्लियर है? इस चीज को याद रखेंगे। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक, तो आतंकवादी में भारत का जो रैंक है वह 163वां है। क्या ये 163वां है? ठीक है। अगला, तो यहाँ पे देखना चाहते हैं, नेक्स्ट लिख रहा अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, तो आईपी में कुल 55 लिख रहा, देश में भारत का रैंक कितना है? 42 हो गया। वही लॉजिस्लेटिव
परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें आप लोग को 38वां है। वही बात करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल रेजिलेंस में, तो इसमें भारत का 65वां। हेनले आता है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा, ये 85वां है। क्लियर है। मैं आप लोग को वैश्विक विमानन सुरक्षा, तो विमान में कितना है 55वां। क्लियर है, 55वां है। ग्लोबल हंगर, तो हंगर में भी याद रखिए 105 है। कितना ये 105 है। वैश्विक नवाचार की बात करना चाहते हैं तो ये 39 है। कितना ये 39 है। क्लियर है। अब देखिए, हाँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मानव विकास सूचकांक, सबसे पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी होता है। इसमें कुल 153 देश का जारी होता है। पहला रैंक स्विट्जरलैंड है, जो कि लगातार 14 वर्ष में प्रथम स्थान लिया। भारत का रैंक, तो देखिए भारत का रैंक 2024 में कितना था, तो 134 था। आई थिंक अभी जो रैंक भारत को हो गया ना 2025 में 130 हो गया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मेरा सहायक आचार्य के पेपर में आया था। क्लियर है। आई थिंक उसमें हम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में तो आप लोग जानते हैं भारत में क्या 96 घंटा रहता है, तो 96 हो गया भारत का रैंक। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत के 128 ही होगा, तो 28 हो गया। ग्लोबल डेमोक्रेसी में, तो ग्लोबल डेमोक्रेसी में भारत का स्थान कितना है, तो देखिए ग्लोबल डेमोक्रेसी में भारत का स्थान 104वां है। कौन सा 104वां है। अब ग्लोबल जेंडर गैप में बात करना चाहते हैं तो 129 है। कौन सा ये 129 है। जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। लास्ट ग्लोबल फायर, तो अभी देखिए फायर वाला आप लोग का क्वेश्चन बैंक में आया था, तो फायर में क्या होगा, फा लिखते हैं ना, तो चौथा कर दिए, फायर कर रहे हैं तो चौथा हो गया। 25 में और 24 में दोनों में चौथा ही रहा था। वैश्विक शांति, तो देखिए सबसे पहले आर्थिक शांति के लिए संस्थान तो जारी होता है। इसमें कुल देश नहीं, आइसलैंड सबसे शांत होता है। भारत का रैंक क्या 16 है, 116 है। भारत का रैंक कितना 116 है। चलिए, ये रहा आप लोग को रैंकिंग भी मैं करा दिया हूँ। अगला बार आते हैं तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर को भी आप लोग देख लीजिए एक बार में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मनु भाकुर है। वही बात करना चाहते हैं एशियाई हॉकी महासंघ का सलीमा टेटे, बाइकॉम का तो MS धोनी हो गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तो एरिन गार्सेटी हो गया। देख लीजिएगा, इसको करना पड़ेगा आप ही लोग को। क्लियर है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाता है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है। और किसी का नीड होगा तो बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा ये। चलिए, ये रहा अगला टॉपिक। ये सब सारे आप लोग को देखना पड़ेगा। हाल ही में बदले गए नामों की सूची, तो देखिए राजपथ को क्या बोला गया, कर्तव्य पथ। वही केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एक, ये सब सारे, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मीबाई है। ये सब सारे आप लोगों को करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है देखना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंस में आप लोग को बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम। उसके साथ साथ गया का नाम बदल के क्या रख दिया, गया जी रखा गया। तो ये सब सारे नया नाम है। ठीक है। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो ये सब सारी चीज़ों, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज रखा गया। फैजाबाद का क्या है, अयोध्या रखा गया। मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया, तो अमृत उद्यान रख दिया। नील द्वीप, तो नील द्वीप तो हमेशा याद होगा, शहीद द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। होशंगाबाद का नर्मदापुरम रखा गया। अब देखिए पुराना संसद भवन, तो पुराना संसद भवन का जो नाम रखा गया संविधान सदन रखा गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा अस्मिता महिला लीग रखा गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए पुराना संसद भवन का नाम क्या रखा गया था, संविधान सदन। वही खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा है अस्मिता महिला लीग। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में, उसका नाम रखा कैप्टन तुषार महाजन। झेलम स्टेडियम का नाम रखा है डॉक्टर विपिन रावत स्टेडियम। देखिए जनरल विपिन रावत, झेलम स्टेडियम का नाम क्या रखा गया, तो जनरल विपिन रावत स्टेडियम रखा गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड नाम रखा गया। उसी प्रकार करीमगंज जिला का नाम श्रीभूमि रखा गया। तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंस है, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है। तो ये सब सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। अब देखिए प्रतिमा के बारे में बात करना चाहते हैं, तो देखिए ये सब सारी चीज़ को मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। और मैं अगर बता देता हूं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए। देखिए यूनेस्को लिस्ट का भी है ये, तो यूनेस्को लिस्ट में आप लोगों को मैं बताया था टोटल 43 जगह को शामिल किया गया, जिसमें 35 आप लोगों का सांस्कृतिक होते हैं, एक आप लोगों का इंटरमिक्सिंग होता है, 7 प्राकृतिक होते हैं। तो देखिए ये सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ देखते हैं क्या लिख रहा। सबसे पहले मैं देखिए बता दें, पहला आगरा का किला 1983, अजंता की गुफा भी कितना 1983 है। शायद ताजमहल भी 1983 था, 3 था ताजमहल, तो 1983 नहीं लिख रहा। ठीक है, आगरा का किला अजंता गुफा 1983 याद कर लीजिए। देख लीजिए आप लोग को एक ये याद करना पड़ेगा, मैं कल आप लोग को पूरे ट्रिक से याद करवा दूंगा। क्लियर है। देख लीजिए तब तक आप लोग। देखिए ताजमहल का भी 1983 है ना, क्योंकि मैं याद किया था पहले। चलिए, और
नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे आप लोग को एक ही बार में याद करवा दूंगा। क्लियर है। फिर देखिए रामसर स्थल के बारे में भी दिया है जो कि टोटल 89 है। कब जारी हुआ था तो 1971 से। ये सब सारे बता रहे कहाँ पे कितना है। हमारे झारखंड से बिलोंग्स करता है, झारखंड का कोई है तो उधवा हो गया था इसमें, ये देख लीजिए। देखिए झारखंड में एक है उधवा झील है ना। फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में लिख रहा, तो ये सब सारी चीज़ों को मैं करवाऊंगा। देखिए प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में लिख रहा, शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिख रहा, टोटल कितना हो गया 11 हो गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन होगा, तो आप लोग को मैं करवा दूंगा। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो ये सब सारे आप लोग जो पीडीएफ देख रहे हैं, मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरे के पूरे बता दूंगा। और भी मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, वो सब सारी चीज़ों को मैं आप लोग के बीच में पूरे के पूरे बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों पर शेयर कीजिए और एक अच्छा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के बीच में ऊर्जावान होकर पढ़ा सकूँ। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। तो ये कंटेंट को मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट over now. Thank you so much.